यूट्यूब चैनल सुपर क्रिएटिव क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रेज। कि फ्रेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि फ्रेज होते क्या है, और फिर इसके बाद में इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन फ्रेज पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि फ्रेजों का निर्माण किससे होता है। देखें, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो लेटर्स की होती है। किसकी होती है? लेटर्स की आवश्यकता होती है। लेटर्स की। लेटर्स क्या होते हैं? वही ए बी सी डी अप टू जेड तक जो अल्फाबेटिक या कैपिटल छोटे बड़े जो अक्षर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं और लेटर्स से मिलकर वर्ड्स का निर्माण होता है। लेटर्स से मिलकर किसका निर्माण होता है? वर्ड्स का निर्माण होता है। जैसे BOY बॉय, गर्ल, कैट। इस प्रकार से लेटर्स के समूह से वर्ड्स का निर्माण होता है। और फिर वर्ड्स के समूह से क्या बनते हैं देखते हैं। वर्ड्स जैसे हमने दो या दो से अधिक वर्ड्स लिए, जैसे मैंने लिखता हूँ ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। जैसे मैंने लिखा ऑन द ग्राउंड, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। जो मैंने लिखे दो वर्ड्स, एक तो ये और एक ये, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ओनली क्या कहेंगे इनको? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। किस शब्दों का समूह। हम इनको सेंटेंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सेंटेंस में अनिवार्य होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, इसलिए इसको हम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सिर्फ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है। अब देखते हैं, अब ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनको बोलने से कोई सेंस नहीं निकलता है। जैसे ऑन द ग्राउंड, जैसे मैं आपसे कहूँ ऑन द ग्राउंड, तो आप क्या कहोगे? व्हाट ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड पे क्या है, कौन है, तो क्या कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे आप। तो ना तो इनका कोई कंप्लीट सेंस निकलता है। क्या सेंस तो निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। तो इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। कहने का मतलब नो कंप्लीट सेंस। इधर लिखते हैं नो कंप्लीट सेंस। सेंस तो निकलता है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। अब यदि मैं कहूं कि ऑन द ग्राउंड, तो आप क्या कहोगे? ग्राउंड पर कौन है? कहने का मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, इनमें वर्ब क्या है। तो कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो नहीं होता है। यदि इनमें सब्जेक्ट आ भी जाए तो वर्ब नहीं आएगा, और वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसमें लिखेंगे नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात क्या है इसमें? ऑन द ग्राउंड, यदि हम इसको सिंगल बोले, किसी सेंटेंस के अलावा सिंगल बोले, तो एक कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, ये बात है। और यदि हम सेंटेंस में बोले इसको, तो ये कंप्लीट अर्थ देता है, तो ये बात है। अब देखते हैं यदि हम इनको सेंटेंस में प्रयोग करें तो किस प्रकार से अपना कंप्लीट अर्थ देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ लिखता हूँ द प्लेयर्स, जो खिलाड़ी हैं, आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। यह एक सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ये दो शर्त होती है, दो शर्त तो होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? खेल रहे, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेल रहे। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आया है,
तो ये क्या है, एक फ्रेज है। क्या ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या है, यही तो है फ्रेज। जो वर्ड्स का ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, और यदि उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो एक कंप्लीट अर्थ देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो फ्रेज होता है इसी का नाम फ्रेज है। अब इसकी विशेषता क्या क्या पढ़ी हमने, अब इसकी विशेषता पढ़ी हमने कि एक तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और एक होता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब जो एक फ्रेज होता है उसमें कभी भी एक साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आते। सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। इस प्रकार से इसकी तीसरी विशेषता होती है। चौथी विशेषता होती है यदि यदि ये अकेला प्रयुक्त होता है, इफ यूज्ड इन अलोन, तो नो मीनिंग्स, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। और यदि इसको हम सेंटेंस के साथ में प्रयोग करें तो ये एक कंप्लीट अर्थ देता है। तो यही होता है फ्रेज। और ये क्या है, ये एक तरह से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। क्या है ये जो फ्रेज है ये पूरा सेंटेंस है, इसका क्या है, भाग है। और फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश। इसी प्रकार से ग्रुप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का भाग क्या कहेंगे इसको, फ्रेज होता है। जो फ्रेज होता है क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या होता है, एक वाक्य का भाग होता है। और यदि इसका सिंगल प्रयोग करें हम तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑन है, ऑन क्या है यहाँ पर, ऑन एक यहाँ पर है प्रीपोजिशन। ऑन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। द क्या है यहाँ पे, द आर्टिकल। द क्या है, आर्टिकल। और यहाँ पे जो ग्राउंड है ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। क्या है यहाँ पे, नाउन है। इस प्रकार से यदि अब फ्रेज का जो सिंगल प्रयोग करें तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, और यदि इनको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, जिनमें कभी भी एक साथ सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वही तो फ्रेज कहलाते हैं, वही कहलाते हैं फ्रेज। तो हमने क्या पढ़ा फ्रेज के अंतर्गत, हमने पढ़ा जैसे मैं लिखूं व्हाट ए फ्रेज, व्हाट ए फ्रेज। कि फ्रेज क्या है, तो जो हम अभी हमने पढ़ा कि एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो नहीं होता है, और जो अकेले आते हैं तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं देते, यदि वाक्य के साथ में आते हैं तो कंप्लीट सेंस देते हैं। क्या लिखा हमने, क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा हमने, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज होते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। एक हमने पढ़ा, एक पढ़ा नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, वर्ड्स कॉम्बो। कहने का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो होता है, कॉम्बो नहीं होता। कहने का मतलब दोनों एक साथ नहीं आते, सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो फ्रेज कहलाते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा नो मीनिंग, नो मीनिंग इफ यूज्ड इन एलोन। क्या पढ़ा हमने कि इनका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं होता है यदि इनको हम सिंगल बोले, वाक्य के अलावा सिंगल बोले, ऑन द ग्राउंड, व्हाट ऑन द ग्राउंड, क्या होता है, तो इनका कोई निश्चित मीनिंग नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं होता है। और यदि हम इसको सेंटेंस में बोले तो कंप्लीट सेंस देते हैं। इफ यूज्ड इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस, यदि हम इनका प्रयोग सेंटेंस में करें
हैज ए यूनिक मीनिंग। यदि हम इनका प्रयोग एक सेंटेंस के अंतर्गत करें तो एक अर्थ देते हैं। अब इसी के आधार पे, इन्हीं विशेषताओं के आधार पे, ये क्या है, फ्रेज की विशेषता है, ये फ्रेज की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है ये। अब इन्हीं के आधार पर हम इसकी परिभाषा को लिखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज, कि फ्रेज किसे कहते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि फ्रेज किसे कहते हैं। देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस विशेषताओं के आधार पर हम इसकी परिभाषा को बनाते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, which a groups of words which makes a sense। कि फ्रेज क्या है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स से, शब्दों का समूह है, which makes a sense, जो एक अर्थ तो देता है, सेंस तो देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। अर्थ तो देता है लेकिन एक कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, तो इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज। अब देखते हैं फ्रेज को और उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा माई फ्रेंड इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स, जिसमें देखो नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होना चाहिए। देखो यहां देखते हैं, देखो ए गुड फुटबॉल प्लेयर्स, यहाँ पे ए गुड फुटबॉल प्लेयर्स जो है, यहाँ पर ये क्या है, एक फ्रेज है। क्या है यहाँ पर, ये इसको हम कहेंगे फ्रेज। क्या कहेंगे इसको, फ्रेज। क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम इसको इन शब्दों के समूह को यदि हम अकेले बोले, ए गुड फुटबॉल प्लेयर्स, एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, क्या ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना इनमें कोई वर्ब है। और यहाँ पर एक बात ये होती है, इनमें एक हेड वर्ड होता है। हेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें हेड वर्ड का मतलब होता है एक शब्द होता है, बाकी सारे शब्द उसी के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हेड वर्ड है प्लेयर्स, यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, इस प्लेयर्स शब्द को ये बाकी के शब्द मॉडिफाई करें, इसको मॉडिफाई करें, ये इसकी विशेषता बता रहे, इसलिए तो इसको फ्रेज कहते हैं। जैसे ए कौन है, खिलाड़ी, प्लेयर्स है। गुड कौन है, अच्छा कौन है, प्लेयर्स, खिलाड़ी। फुटबॉल किसका खिलाड़ी है, फुटबॉल का। तो ये जो प्लेयर्स हैं, इसी के लिए ये सारे शब्द इसी के लिए, इसके विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुए, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, एक फ्रेज कहलाएगा। अब किस टाइप का फ्रेज है हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में एक वाक्य में जरूरी नहीं कि एक फ्रेज हो, एक से अधिक फ्रेज भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये है माई फादर, तो यहाँ पर माई जो फादर है ये भी एक फ्रेज है, ये भी क्या है, एक फ्रेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो शब्दों का समूह है, जिसमें एक सब्जेक्ट है। माई फादर क्या है, एक तरह का फ्रेज है, ना तो इसमें वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो नहीं है, इसलिए भी। और माई फादर एक कंप्लीट सेंस में नहीं दे रहा। अगर मैं कहूँ माई फादर,
तो क्या इसका मतलब क्या होता है? और यदि हम इसको वाक्य के साथ में बोले, माय फादर इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, नहीं, माय फ्रेंड इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, मेरा मित्र एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी है। यदि हम इसको सेंटेंस के साथ में बोले, कहने का मतलब इस सेंटेंस में ये चारों विशेषताएं नजर आ रही हैं। तो ये जो है एक फ्रेज, दूसरा फ्रेज। इसके बाद में और उदाहरण के माध्यम से हम इसको कंप्लीट करते हैं। जस्ट जैसे मैंने लिखा ही इज ड्राइविंग, वह चला रहा है, ही इज ड्राइविंग ए बस ऑन द रोड, वह रोड पर एक बस चला रहा है। तो यहाँ पे ऑन द रोड क्या हो गया? यहाँ पे एक फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड पर क्या चला रहा है? बस चला रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया है? फ्रेज हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा द फिश swims in the water, मछली पानी में तैरती है। तो यहाँ पर जो इन द वाटर है, इन द वाटर कहाँ तैरते हैं? पानी में। तो वाटर के लिए द और इन, ये तीनों शब्दों का क्या होगा? एक फ्रेज हो गया। तो ये क्या कहला? ये एक फ्रेज कहलाएगा। देखो, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, वो कहाँ सो रहा है? बेड पर सो रहा है। तो यहाँ पे ऑन द बेड, ये जो है एक फ्रेज है। ऑन द बेड क्या है? यहाँ पर फ्रेज, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यदि इसको हम अलग से बोले, इसको सेंटेंस के बाहर लाके बोले तो ऑन द बेड, तो बेड पे कौन है? कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ना कोई इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना कोई इसमें। के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज, कि फ्रेजों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रेज, इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज के प्रकार। देखें, हम पढ़ेंगे सबसे पहला नाउन फ्रेज। क्या पढ़ेंगे? नाउन फ्रेज। उसके बाद में पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। देखो, इनको नाम दिया हुआ है फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होगा? एक छोटी सी बात समझो यहाँ पे। जैसे चलो ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज पढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। ए फ्रेज that acts like a noun in a sentence is called नाउन फ्रेज। कहने का मतलब होता है एक फ्रेज जो किसी वाक्य में एक नाउन की तरह एक्ट करे, नाउन की तरह कार्य करे, नाउन फ्रेज कहलाएगा। कैसे समझते हैं इसका एग्जांपल के हिसाब से।
जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखो समझते हैं। ए ब्लैक क्रो, ए ब्लैक क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। एक काला कौवा है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेज है ए ब्लैक क्रो, यहाँ पे ए ब्लैक क्रो, एक काला कौवा वाज सिटिंग ऑन द ट्री, और एक है फ्रेज। यहाँ पे दो फ्रेज आ रहे हैं। कितने फ्रेज आ रहे हैं? यहाँ पर दो फ्रेज आ रहे हैं। लेकिन ये जो फ्रेज है यहाँ पे नाउन, ये क्या है? नाउन। अब जो नाउन के लिए, बाकी शब्द नाउन के लिए एक्ट करे, नाउन के लिए कार्य करे, नाउन को मॉडिफाई करने का कार्य करे, नाउन को मॉडिफाई करने का कार्य करे। जैसे क्रो कैसा है? काला है। क्रो कितने? एक है। तो यहाँ पे ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? ये दो शब्द मॉडिफाइड कर रहे हैं नाउन को। किसको? नाउन किसको मॉडिफाई करें? नाउन को। कहने का मतलब है नाउन की विशेषता बताओ, नाउन के बारे में बात करें, नाउन के जैसा एक्ट करे। ए फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन। ये जो शब्द हैं इसी नाउन के बारे में, इसके समान ही एक्ट करें। एक काला कौवा जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ऑन द ट्री। इसके बाद में दूसरा उदाहरण कहने का मतलब इसमें होता है, एक हेड वर्ड होता है। यहाँ पे जो नाउन है क्या है? यहाँ पर क्रो है, हेड वर्ड है। क्या ये? हेड वर्ड। अब हेड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वह शब्द जिसके लिए बाकी सारे शब्द कार्य करे उसको हम हेड वर्ड कहेंगे। मतलब उसको क्या करे? ये मॉडिफाई करे। इसको क्या करे? हेड वर्ड को मॉडिफाई करे। यहाँ पे जो क्रो हेड वर्ड है, इसको जो बाकी शब्द हैं इसको मॉडिफाई करें, तो इसको कहेंगे एडवर्ड ऑफ, मतलब नॉन फ्रेज। और उदाहरण समझते हैं। दूसरा, सी बॉट ये डिसेंट अच्छी ब्लैक शर्ट। कि उसने खरीदी एक डिसेंट बिल्कुल अच्छी ब्लैक यानी काली शर्ट। यहाँ पे जो ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, यहाँ पर ये क्या है? पूरा का पूरा एक फ्रेज है। क्या ये? फ्रेज है। अब ये जो फ्रेज है इसका टाइप्स क्या है देखते हैं। यहाँ पे हेड वर्ड क्या है? क्या देखेंगे हम? हेड वर्ड यहाँ पर है कि जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? एक अच्छी काली शर्ट। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर शर्ट के बारे में। तो हेड वर्ड क्या होगा यहाँ पर? हेड वर्ड को, और हेड वर्ड क्या होगा यहाँ पर? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। और इस नाउन को मॉडिफाई कौन करे? इसकी विशेषता कौन बता दे? शर्ट कितनी है? एक। शर्ट कैसी है? अच्छी है। शर्ट कैसी है? काली है। तो ये बाकी शब्द क्या है? ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल, डिटरमाइनर आर्टिकल। तो ये क्या होगा? एक नाउन को मॉडिफाई करे, इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। दे सा ए बिग ब्यूटीफुल होम। देखो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर देखा। तो यहाँ पे हेड वर्ड क्या है? होम। होम क्या हो गया यहाँ पर? नाउन। नाउन कैसा है? कितने हैं? एक है। होम के कितने? एक है। होम कैसा है? बड़ा है। होम कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे होम जो नाउन है इसको मॉडिफाई करें, ए बिग ब्यूटीफुल होम। तो ये क्या होगा? एक नाउन फ्रेज होगा। इस प्रकार से